बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, जिंदे वाजदे रहो, हमेशा खुश व खुर्रम रहो, अपने बच्चों की खुशियाँ देखो। और आप अगर ख़ुद बच्चे हैं तो अपने वालिदैन की सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी देखें। दायरे गैर में रहने वाले हो या पाकिस्तान में रहने वाले, मेरे जो भी मेरा बहन भाई ये मेरा इस टाइम प्रोग्राम देख रहे हैं, अपार्ट ऑफ आपने सब्सक्राइब किया है, पूरा वीलॉग देखे ना देखे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ, ये फ़र्क पड़ रहा है कि मेरी दुआ जो है अल्लाह ताला के हजूर मुस्तजाब हो। जो मुझे देख रहे हैं उनकी अल्लाह ताला मुश्किलात आसान करे, उनको कोई ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, इखलाकी कोई भी चैलेंज, कोई भी मुश्किल है, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफात नसीब हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से आपके अहले खाना के ऊपर हमेशा बरकतें रहे। वैसे तो कहते हैं इश्क में मरना जो है वो बहुत आसान होता है। तख्त क्या चीज़ है और लाल व जवाहर क्या है, इश्क वाले तो खुदा ही भी लुटा देते हैं। लेकिन हमने बहुत सारे आशिकों को अब भागते हुए, दुम दबाते हुए देखा। एक और मिसाल मैं अभी आपको दूंगा एक आशिक की, जिसने एक बार फिर अपने कहे हुए के ऊपर, मैं तो हैरान हूँ, को लोग शीशा देखते होंगे तो खुद को क्या महसूस करते होंगे। एनीवे, बहुत बड़ा एक काम वज़ीर आला केपी ने आज ऐलान कर दिया है। काम क्या है और वो उसके असरात क्या हैं, ये बहस नहीं है। बहस ये है कि उन्होंने जो कहा था उसके बिल्कुल अपोजिट कैसे कर दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरी आज की आपके साथ बात करने वाली है वो है ये कि इस्तेकाम पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान किया आज़ाद कश्मीर में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी सहाफ़ती, मेरी जमा तफरीक है कि अब मैंने इस व्लॉग में आपसे बात करनी है कि क्या आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। दो चीज़ें हैं आज के मेरे व्लॉग की अहम तरीन जो मैंने आपको बता दी। तीसरे ये कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तरह कोई आपने नोट किया कि ये सारे पिछले कई दिनों से मंजर से गायब हैं। तो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ हैं ये भी पता चल जाएगा, क्या कर रहे हैं ये भी पता चल, क्यों कर रहे हैं जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्यों। आज मिफ्ता इस्माइल ने भी इस हवाले से एक बड़ा बारीक सा इशारा किया है। ये तीन मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन कराची बार के इलेक्शन में हुकूमत को एक दफ़ा फिर बुरी तरह शिकस्त हुई है। पहले इलेक्शन हुए, उन्होंने नहीं मनिया, रोला पै गया, यूँ हो गया जी, यूँ हो गया, यूँ हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा ये दोबारा करा लें, दोबारा इलेक्शन हुए। ये जो क्या कहते हैं आमिर नवाज़ वड़ाइश साहब हैं और अरशद शर साहब जो हैं, इनकी रेप्यूट ये कि ये बड़े डेमोक्रेट और आइन के साथ खड़े होने वाले और आइन के इस साइड पे खड़े होने वाले लोगों के साथ सामने ये कोई छुपे ढके छुपे अंदाज में नहीं, बड़े खुल्लम खुल्ला अंदाज ये वो लोग हैं जो खड़े थे। जब ये पिछली दफ़ा इलेक्शन हुआ और उसके बाद रोला पड़ गया, नहीं जी नहीं, यूँ हुआ और यूँ हुआ और यूँ हुआ। अब दोबारा इलेक्शन हुए और दोबारा इलेक्शन में फिर ये जीत गए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक तरफ पीपल्स पार्टी, नून लीग, फिर फैसला कुन लोग, MQM, ये वो सारे मिला के थे और एक तरफ ये थे। और इन लोगों ने दोबारा इलेक्शन जीत के ये बात तो साबित कर दी है कि अभी कहीं ना कहीं वकला के अंदर अब गैरत मौजूद है और जुर्रत मौजूद है, वो चैलेंज कर सकते हैं इस सारी सिस्टम को। आमिर नवाज़ वड़ाइश साहब और अरशद शर साहब, वेल डन, एक्सीलेंट जनाब। इसलिए नहीं कि आप जीत गए, इसलिए कि आपने लड़ के अपना हक लिया है, जो हम पाकिस्तानियों को आता ही नहीं है। हम पाकिस्तानियों को वो फन ही नहीं आता। सानू तो कोई दो चपेड़ा मारे तो ऐसे कहने भाई तीसरी मार ले, टाइम ज़ाया ना कर साड़ा, ठीक है ना। लेकिन आमिर नवाज़ वड़ाइश साहब ने और अरशद शर साहब ने ये साबित कर दिया कि अगर आप में हिम्मत और हौसला है तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। ये दोनों, ये जो 26वीं 27वीं तरमीम है उसके सख्त मुखालिफ है और 28वीं तरमीम है, तो आप ही समझ लो। अच्छा जी, ईरान और अमेरिका की जंग का भी थोड़ा सा इनका मैं आपसे जिक्र करता चलूँ, उसके बाद मैं फिर आगे जाऊंगा। वैसे तो आपको मुबारक हो कि पाकिस्तान ने IMF से अगले 14 माह के लिए $3.6 बिलियन मजीद कर्जा लेने का ऐलान किया। ले जाए कर्जे, लिए जाओ लिए जाओ लिए जाओ, लगाए जाओ, वापस कौन करेगा, मुल्क गिरवी रख दिया है तो तुमने तो। अब आलम ये हो गया है कि आप ऑयल कंपनियों के आगे नहीं बोल सकते। IMF तो दूर की बात है, वर्ल्ड बैंक तो दूर की बात है, ऑयल कंपनियों के सामने नहीं बोल सकते आप जनाब। अब ये 3.6 बिलियन का मजीद कर्जा लेंगे, लग कितने रहे, मैंने समझ नहीं आ रही।
$10 बिलियन की जितनी रकम आपने लोगों की जेबों से लेवी के नाम पे निकाली है। अब ये नया है, पिछला है, पता नहीं पैसे कहाँ लग रहे हैं पाकिस्तान में। कोई ग्रोथ नहीं हो रही, कोई बहुत बड़े तरक्याती काम नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा। कहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं समझ आ रही। और पाकिस्तान का ऐसा लगता है कोई वाली वारस नहीं है, कोई माई बाप नहीं है, बस जिधर जिधर जिथे जिथे जिवें जिवें दाव लग गए, जैसे जैसे दाव लगा हुआ है ना, वैसे वैसे वो अपना हिस्सा जो है ना, हिस्सा बकदर जुस्सा जो है वसूल कर रहे हैं। अच्छा जी, खामनेई साहब, मुश्तबा खामनेई साहब का एक बयान बड़ा इंपॉर्टेंट सामने है। उन्होंने कहा जो खून का बदला खून, जो लोग हमारे शहीद हुए हम उनका खून का बदला लेंगे। और उन्होंने अवाम से कहा कि अवाम भी इस बात के लिए तैयार रहे। एक बात मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर अमेरिका ये नहीं अपनी शिकस्त भूल रहा ना, तो ईरानी इस बात को नहीं भूलेंगे कि अमेरिका ने किस तरह बर्बरियत और बदमाशी का मुजाहरा करते हुए आयतुल्लाह खामेनी साहब को, उनके नवासी को, उनके बेटों को शहीद किया है। कैसे स्कूलों पे बमबारी की। ये नाकाबिले माफ़ी है ईरानियों की नज़र में। और आपको पता है ईरानी अपने शोहदा को कभी नहीं भूलते। इतना एहतमाम वो ईद त्योहारों का नहीं करते जितने शोहदा के दिन का करते। और अगर मुश्तबा साहब, खामनेई साहब ये कह रहे हैं खून का बदला खून, तो इसका मतलब समझ लें कि ईरानी पूरी तरह इस बात के लिए तैयार हैं कि किसी वक्त भी वो खून का बदला लेंगे। यही वजह है कि ट्रंप को कहना पड़ा है कि जनाब मैं ईरानियों के टॉप लिस्ट पे हूँ, हिट लिस्ट पे, और हमने 1000 मिसाइल तैयार किए हुए हैं जो अगर मेरी जान को खतरा हुआ तो क्या कहते हैं, हमने ईरान पे ठोक देने। मेरा ख्याल है वैसे तो ईरानियों को चाहिए कि ट्रंप को कुछ ना कहें, क्योंकि ट्रंप को अमरीकियों ने खुद, आप देखिएगा कि उनको ना कैसे लितर पोला होना है। कुछ तो और ज़्यादा दिनों की बात नहीं, थोड़े दिनों बाद आपको ये बात समझ आ जाएगी कि ट्रंप के साथ क्या होने जा रहा है। तो ईरानियों को क्या ज़रूरत है। वैसे तो खून का बदला खून इस्लाम भी कहता है। मैं किसी उसका हिस्सा नहीं हूँ, मैंने तो आपको बताया कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, बस ये। अच्छा जी, अब आ जाएँ। अब वज़ीर आला केपी ने 8 अजला में मिलिट्री ऑपरेशन की इजाज़त दी है। ये ख़बर मैंने पढ़ी है, मेरे पास ख़बर आई है, मैंने आपको ख़बर सुना दी है। इस खबर के मुताबिक खैबर, टांक, करम, बाजोड़, कोहाट, लकी मरवत, बनू और वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन होंगे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। पहले तो इस बात पे आ जाए कि इस वक्त पाकिस्तान प्रैक्टिकली सिर्फ सिंध को और पंजाब को निकाल के पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दी की एक जंग में उनका शिकार है। बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो नाकाबिले यकीन है। वहाँ पे जैसी जो फुटेजेस आ रही हैं और उन फुटेजेस में BLA के लोगों को जिस तरह आज़ादाना घूमते फिरते दिखाया जा रहा है वो बहुत खौफनाक है। वो वीडियो जाली हैं, AI से बनी हुई हैं, धोखाधड़ी से बनी हुई हैं, या जो भी है मुझे नहीं पता, जो लेकिन मेरे सामने आ रही हैं वो बड़ी दिल दुखाने वाली है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे जवान, फौजी जवान, हमारे पुलिस एहलकार दहशतगर्दी की जंग में पूरी तरह खड़े हैं, अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान की हिफाजत भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे अभी तक कोई रीज़न समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में अचानक इतनी दहशतगर्दी क्यों ख़त्म शुरू हो गई। जैसे ही ईरान और अमेरिका की जंग रुकी है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी शुरू हो गई है। अब KP जो है वो हमारा बड़ा अहम तरीन सूबा है और उसमें अगर 8 अजला में ये ऑपरेशन की उन्होंने इजाज़त दी है, मेरा ख्याल ये खबर सही होगी जो मुझ तक पहुंची है। तो खैबर, टांक, करम, बाजोड़, कोहाट, लगी मरवत, बनू, वज़ीरिस्तान, तो इसका मतलब ये है कि KP के अंदर भी दहशतगर्दी की एक बड़ी जंग शुरू होने जा रही है। बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जंग जारी है, अब KP के अंदर भी दहशतगर्दी की जंग जो है उसका आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान की अल्लाह खैर करे, मैं तो दुआ कर सकता हूँ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल बन रही है वो किसी तरह भी एक तरक्की याफ्ता कौम के फुटस्टेप्स की निशानी नहीं है। हमारा एक सूबा बलूचिस्तान दहशतगर्दी का शिकार, दूसरा सूबा KP उसमें भी दहशतगर्दी अपने इंतहा पे, और अब अगर वहाँ पे अब फौजी ऑपरेशन शुरू होगा तो इसका मतलब होगा दहशतगर्द शहरों का रुख करेंगे, वहाँ से भागेंगे या वहाँ से मरेंगे, और उसके बाद ये जंग जो है ये वहाँ पे भी फैलेगी, जो एक अच्छी अलामत नहीं है। दूसरी जानिब हमने IMF से $3.6 बिलियन का नया कर्जा ले रहे। इस तरह पाकिस्तान के पास अब कर्जा वापस करना तो दूर की बात है, कर्जों का जो सूद है वो वापस करने के पैसे नहीं है। तीसरी जानिब
क्या कहते हैं 20 लाख हमें क्या कहते हैं गंदम जो है ना वो टन इंपोर्ट करनी पड़ेगी, यानी हम ग़िज़ाई उसका भी शिकार होने जा रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में, ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मिफ्ता इस्माइल ने आज बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के पास सारे जवाब खत्म हो गए वजीर आजम रहने के, ना उनके पास अवामी मैंडेट है, ना वो पाकिस्तान की मईशत के लिए कुछ कर सके, ना वो पाकिस्तान के सियासत के लिए कुछ कर सके। आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त जो हमारे वजीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, वो अक़वाम मुत्तहिदा में है, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा में जो दुनिया भर के वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ारजा अमूर के दुनिया भर के लोग बैठे हुए हैं, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। वो वज़ीर दाखिला हैं और वहाँ पे वो काम कर रहे हैं जो वज़ीर ख़ारजा को करना चाहिए। अच्छा, और जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने आज पाकिस्तान में एक इक़्तिसादी और मुआशी क्या कहते हैं मीटिंग को चेयर की है। लतीफ़ा बहुत पुराना है कि वो एक आदमी किसी के घर आया कि हमारे घर मेहमान आ गए तो हमें चारपाई जो है एक दे दें। तो उस आदमी ने कहा कि यार नहीं, देखे बात यह कि हमारे पास 2 चारपाई हैं, एक पे मैं और मेरा बेटा सोते, दूसरे पे मेरी बेगम और मेरी बहू सोते। तो उस आदमी ने कहा यार चारपाई दो ना दो, तरतीब तो सीधी कर लो यार, कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो तरतीब तो सीधी कर लो। जो वज़ीर दाखिला है वो वज़ीर ख़ारजा है, जो वज़ीर ख़ारजा है वो वज़ीर ख़जाना है, जो वज़ीर ख़जाना है वो वज़ीर दाखिला है, जो वज़ीर दाखिला है वो उधर पहुंचा हुआ है। कुछ समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है पाकिस्तान के साथ। और फिर आलम यह है कि अगर कोई बोलो सच आख्या पामड़ मजदा है, अगर बोलो तो फिर ताड़ी मुसीबत आ जानी है। मुझे बहुत सारे लोगों ने अपने कमेंट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई। एक तवज्जो मुझे ये दिलाई कि मैं बात करते हुए ऐसे करता हूँ, भाईजान ये वो वाला नहीं है, और साला एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है, ये वो वाला नहीं। मैं अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए करता हूँ। लोग 2 दफ़ा फिर करता है, उन मैं क्या कि मैं एंज करके गल करांगा ताकि मुझे इससे करना ही ना पड़े और मेरे भाई को किसी को कहना ना पड़े ये शुक्रिया सर, आज आपने जनाब हमारे कहने के ऊपर ताड़ी नहीं बजाई। ताड़ी मार उड़ाना बाहू असी आप उड़न नुहारे हूँ, ठीक है ना। तो हम अब नहीं बजाते, लेकिन अब आ जाए जी आखिरी और इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ। अभी मैं रात को एक डिनर पे था। डिनर क्या था, मुझे न्यू टीवी के जो मेरे हर दिल अजीज़ दोस्त है, मेरा भाई है, उन्होंने खाने पे बुलाया हुआ था। नसूरा मलिक साहब ने खाने के ऊपर मुजीबुर रहमान शामी साहब थे, नियाज़ी साहब थे। नियाज़ी साहब टीवी टुडे के प्रेसिडेंट बन गए। मैंने उन्हें कहा जी मुबारक हो, प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ गया है पे टीवी टुडे में। उस पर उन्होंने क्या लगाया, मैं कहा लेकिन आप इस्टेब्लिशमेंट से बच के रहिएगा क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में फिर कोई बका होती है, इसमें कोई बका ही कोई नहीं है। और बहुत सारे लोग मेरे साथ थे। अब अजमल जामी साहब मेरे साथ मौजूद थे, उस्मान साहब मौजूद थे पब्लिक टीवी वाले, फिर उसके बाद मेरे साथ बेशुमार लोग थे जो बैठे हुए थे। मेरे तुहानू पता याददाश्त कमज़ोर है। नौशाद साहब थे, मैनू ना शायद याद नहीं रहंदे, हबीब अकरम साहब थे। तो जो नाम याद आ रहे हैं मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। वहाँ पे खाना दिया गया था तनवीर इलियास साहब के एजाज़ में। तनवीर इलियास साहब इस्तेकाम पार्टी के, अब आप समझ लें वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। पहले वो PTI के वज़ीर आज़म थे, फिर वहाँ से निकल के पीपल्स पार्टी में गए, फिर पीपल्स पार्टी वालों ने निकाल दिया तो अब वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आ गए। वहाँ पे वो बड़े शद्दोमत से बता रहे थे कि कश्मीर का मसला ये है कि कश्मीर में अवाम तो जो है वो इनके साथ नहीं है और यूँ नहीं है और यूँ नहीं है और यूँ नहीं है। मैंने उन्हें सवाल किया कि सर अगर अवाम कश्मीर के जो हैं इनके साथ नहीं है तो फिर अवाम इन लोगों को टैकल क्यों नहीं कर लेते। वो कहते हैं जी देखें अगर फ़र्ज़ करें 10 लाख की एक जगह आबादी है तो 2000 बंदे इस्तशर पसंद हो तो फिर वो यूँ करते हैं। तो मैं कहता 10 लाख की आबादी शर 2000 बंदों को क्यों नहीं आप वो करते। फिर मैंने कहा दूसरी बात ये, मैंने उनसे खैर खाना में उन्होंने जो नमक उनका मेरे मैदे में गया पता नहीं उनका था। मैं तो भाई साहब आज जो अपने भाई का खाना खा के आया हूँ नसूरा मलिक का, मुझे उससे कोई नहीं, लेकिन मैं उन्हें कह के आया था कि मैं अब नमक हराम करूँगा। क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि जब आप PTI के वज़ीर आज़म थे, फिर वहाँ से पीपल्स पार्टी के, फिर अब आप इस्तेकाम पार्टी में आ गए। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि भाईजान बड़ी गल है थोड़ी, आप तो माशाल्लाह बिल्कुल आप तो पा रहे हैं, इधर से इधर डूबे इधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। आपको मेरा दिल करता है सलाम पेश करूँ।
लेकिन मैंने खैर तरीके से कहा, मैंने कहा आपने पीटीआई पे पाबंदी लगा दी, अच्छा किया, वो दहशतगर्द पार्टी है, वतन दुश्मन पार्टी है, वो मेरी इस कार्ड को शायद समझे। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, यूँ नहीं है। मैंने कहा तो फिर इतनी बड़ी पार्टी पे आपने पाबंदी लगा दी। फिर उसके बाद ये कि अब जो असल चीज़ है, खैर उन्होंने छोड़ो जी, उन्होंने मेरी जो भी गल हुई यार, मैं उन्होंने कर रहा भाई ठीक है वो जो कर रहे। अब मेरी असल बात सुन ले, आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी से भी निकल गया है, आज़ाद कश्मीर नून लीग के हाथ से भी निकल गया है। इस बार डायरेक्ट फैसला साजों ने वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत बनाने का फैसला किया जो सीधी सीधी जवाब दे किसी और को हो। ये जो मैंने अभी आपसे अर्ज़ की है कि इतनी ये इस्तेकाम पार्टी ने 28 सीटों के ऊपर नहीं 38 सीटों के ऊपर अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। इनमें वो आधे से ज़्यादा वो लोग हैं जो साबिक वुज़रा हैं, आधे से ज़्यादा वो लोग हैं जो पहले कभी MP MNA रहे हैं लेकिन वो अब उन्हें कोई पार्टी तस्लीम नहीं कर रही थी, भानुमती का कुनबा है। लेकिन अगर इससे पाकिस्तान की जमहूरियत की कोई खिदमत होगी तो फिर कर लें, अगर इससे पाकिस्तान की जमहूरियत पनप सकती है तो पनप जाए। लेकिन मैंने ये बात तनवीर इलियास साहब की खिदमत में भी अर्ज़ की और वहाँ पे मौजूद शुरका ने भी, शायद उन्होंने कहा कि ये बहुत बोल रहा है। मैंने उन्हें कहा कि जनाब ऐसे आप वज़ीर आज़म बनते हुए कितना अच्छा लगेगा आपको, और ठीक है आपके पास माशाल्लाह बहुत पैसे हैं, आप बहुत अच्छे वो हैं, लेकिन पाकिस्तान में शायद अब जमहूरियत यही रह गई है, इसी तरह की जमहूरियत रह गई। लेकिन बहरहाल आज़ाद कश्मीर से पीपल्स पार्टी नून लीग फारिग हो गए और इस्तेकाम पार्टी वहाँ पे अपनी हुकूमत बनाने जा रही है। अब जैसे भी बनाने जा रही है, ये वही है काम जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने PTI के साथ किया था। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ आज़ाद कश्मीर में इस्तेकाम पार्टी वही सब कुछ करेगी और हुकूमत बनाएगी। अब शहबाज शरीफ साहब का मज़ा है, अगर वो ये कहें कि जी 2018 के इलेक्शन के बाद हुकूमत बन सकती है तो 2024 की हुकूमत भी ठीक है। फिर अगर आप पाकिस्तान में 8 फरवरी का मैंडेट चोरी कर सकते हैं तो फिर आज़ाद कश्मीर में भी इस्तेकाम पार्टी की हुकूमत बन सकती है। इत्थे रख मलंगी, शाम को बात होगी इंशाल्लाह।